Hello friends, welcome to the session of costing. Today we're going to discuss the important theory question which appears in question 6 of your exam. We're going to do this chapter wise. Let us start with chapter 1 and 2 together. The very first question is, explain the important objectives of introduction of cost accounting system in a manufacturing concern. इसका मतलब है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो लेट मी टेल यू देयर आर टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट. अगर सही कॉस्ट हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो वी कैन डिटरमाइन द प्रॉफिट प्रॉपर्ली एंड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कॉस्ट और प्रॉफिट अगर सही ढंग से आ गया देन वी कैन डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. So these are the first 3 objectives to calculate the cost, profit and selling price. Now once we calculate the cost, once we get the proper insight of cost के खर्चा ये है, ऐसे हो रहा है, right, इतना होता है, so we can have control over it and we can try to reduce it, right. cost control मतलब क्या होता है, एक टारगेट है. फॉर एग्जाम्पल तुमने कॉस्ट का टारगेट सेट कर रखा है दैट तुम्हारा खर्चा ना 5000 हो रहा है या 5000 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. सो दिस इज द कॉस्ट टारगेट दैट यू हैव सेट. Now suppose if your cost is coming to 6000 and you want to make it up to 5000, so this is called cost control. To ensure that your cost is within the target. What is cost reduction? तुम अपने टारगेट्स को ही रिड्यूस करते हो कि तुम्हारा खर्चा 5000 नहीं 4000 ही होना चाहिए, राइट. सो दिस इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. अगर तुमको सही कॉस्टिंग आता है तो ही तुम कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन कर पाओगे. सो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. फ्रेंड्स, अगर हम सही कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारा सेलिंग प्राइस सही कैलकुलेट होगा तो हम प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन सही ले पाएंगे, राइट. सो कॉस्टिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन. तो ओवरऑल देयर आर 5 objectives. Please note there are only 5 objectives. Do not add anything of your own to this. There are 5 objectives. Number 1, to calculate the cost. Number 2, profit. Number 3, selling price. Number 4, cost reduction and cost control. And the last, assisting management in decision making. ये बहुत ही important question है, ये exam में बहुत बार आया गया है. The next question is, write short notes on any 2 of the following. नंबर 1, कन्वर्जन कॉस्ट. ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, right. When I convert raw materials into finished goods, I have to incur cost of labor, right. I have to use machineries to convert raw material into finished goods. So the cost involved in this conversion is called conversion cost, right. Typically direct wages, direct expenses and factory overheads are incurred in this conversion process, and hence these 3 are called conversion cost. The next is sunk cost. Sunk costs are those costs which are irrelevant for decision making. These are incurred in past, they are called historical cost. ठीक है, अभी जैसे एक simple example लो तो there are 2 supplier A and B. ठीक है, सप्लायर ए गिव्स द प्रोडक्ट एट 10 पर kg, सप्लायर गिव्स द प्रोडक्ट एट 20 पर kg. तो ऑब्वियसली आई विल डिसाइड दैट आई नीड टू परचेज, ऑफ कोर्स टू रिड्यूस माय कॉस्ट आई विल परचेज इट फ्रॉम सप्लायर ए. नाउ द डिस्टेंस इज एंड एवरीथिंग इज सेम. दिस इज माय फैक्ट्री, ओके. The transportation charge, the delivery charge that I am going to incur is 1000 rupees, irrespective of whether I incur it from A, purchase it from A or B. तो यहाँ पर जो 1000 rupees है बेटा, ये है डिलीवरी कॉस्ट, ये है irrelevant for decision making, ठीक है. बट लेट मी टेल यू, ये संक कॉस्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तो पास्ट कॉस्ट नहीं है ना, राइट. ये हिस्टोरिकल कॉस्ट तो नहीं है ना. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? सारे इररेलेवेंट कॉस्ट बेटा, सारे इररेलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट नहीं होते. संक कॉस्ट वो होता है जो पास्ट में इनकर्ड है,
विच इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदा है जिसका WDV अभी है 1 लाख रुपीस, और अगर मैं इसे रिप्लेस करूं तो मुझे नया मशीन खरीदना पड़ेगा कॉस्टिंग 5 लाख। अब नया मशीन खरीदना या नहीं ये डिपेंड करता है तुम्हारे कुछ फैक्टर्स पर, जैसे तुमको नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन चाहिए क्या, नया अच्छा बड़ा कैपेसिटी वाला मशीन चाहिए, तो देयर आर दीज फैक्टर्स एक्चुअली डिटरमाइन द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज। एग्जिस्टिंग WDV क्या है वो तो कोई मैटर ही नहीं करता डिसीजन मेकिंग में, राइट? और वो तो एक बार खर्चा जो हो चुका है, अब क्या करे, उसका कुछ नहीं हो सकता, right? So these are sunk costs, these are irrelevant costs, these are historical costs which are not used for decision making. The next cost is opportunity cost. Opportunity cost क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मैं कोई बिजनेस एक्सपांड कर रही हूँ, मतलब मेरा ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब मैं कुछ बिजनेस लाइन, एक नया सेगमेंट, एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करती हूँ, तो उसके लिए चाहिए पैसे, आई नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या किया, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, इसमें इन्वेस्ट कर दिए। जब बैंक में पैसे थे तो आई यूज टू गेट इंटरेस्ट। अगर अब विड्रॉ करती हूँ, नए बिजनेस एक्सपेंशन प्लान में लगा देती हूँ, तो वो इंटरेस्ट का मुझे पैसा मिलता नहीं है। सो आई एम लूजिंग आउट इंटरेस्ट ओवर हियर। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी लॉस, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द इंटरेस्ट दैट आई कुड हैव अर्न if there would have been the money in my bank, right? तो ये है हमारे 3 कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, sunk cost and opportunity cost. The next is, what do you mean by cost center? The word center means location, friends, right? The place, the location, the department where cost is incurred is called cost center. कॉस्ट सेंटर ना 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। सपोज इफ आई पे सैलरी टू अ पर्सन, अ टीम, राइट? सो एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है तो उसे पर्सनल कॉस्ट सेंटर का नाम दिया जाता है। बट सपोज इफ आई इनकर कॉस्ट फॉर एनी इक्विपमेंट, फॉर एनी डिपार्टमेंट, राइट, फॉर वेइंग मशीन, कूलिंग टावर, बॉयलर हाउस, राइट, तो ये सारे इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर रहते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 2 क्लासिफिकेशन ऐसे भी हो सकता है, प्रोडक्शन एंड सर्विस। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स आर कॉस्ट सेंटर्स वेयर कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर डूइंग प्रोडक्शन, and service cost centers are those cost centers where cost is incurred for providing service to the production department. The best example could be warehouse. In warehouse we store finished goods, we store raw material, right? So in warehouse we don't do exactly production, so cost incurred is in warehouse is not exactly for production, right? But these warehouses are needed, right? They help the production department. जब भी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन मैनेजर इधर से ही तो मटेरियल्स मंगवाएगा, राइट? सो ये है सर्विस कॉस्ट सेंटर्स दैट हेल्प द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स. So this is all about cost center, friends. The next is cost classification based on variability and controllability. वेरिएबिलिटी तो बहुत ही सिंपल है, तुमने अपने प्रैक्टिकल सम्स में कितनी बार ये देखा है. द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड विच रिड्यूस विथ रिड्यूस इन प्रोडक्शन. बेसिकली दे चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन. But remember, one of the important feature of variable cost is that per unit वो कभी change होता नहीं है. Cost per unit of variable cost always remains constant. About fixed cost. Fixed cost does not react to volume. Production बढ़ता है तो fixed cost same रहेगा. Production कम होता है तो भी fixed cost same रहेगा. Fixed cost does not react to the change in production. इसका total amount हमेशा same रहता है. Generally, direct material, direct wages are variable cost. Fixed cost could be your rent, electricity, depreciation, right? ये सारे fixed cost हैं. Then there is one more cost based on variability and you know it, that is semi-variable cost. ये semi-variable cost क्या है? Semi-variable is partly fixed, partly variable. Partly fixed, partly variable, इसका example समझते हैं. The internet recharges that we used to do earlier, जिसमें 1 GB डेटा के लिए यू हैव टू पे 199 रुपीज. उसकी वैलिडिटी थी 28 डेज तक.
ठीक है, 3G नेटवर्क यूज करने मिलता था, राइट फ्रेंड्स। तो अगर तुमने 1 GB तक यूज किया तो 199 ही पे करना है, राइट। बट अगर तुम्हारा डेटा यूजेज उससे ज्यादा हो गया देन यू आर चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट एक्स्ट्रा पार्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्स्ट्रा यू कंज्यूम, right? So that part, that extra part becomes variable. So up to 199 the cost is fixed, after which it becomes variable. So it is partially fixed and partially variable, hence it is called semi variable. These three are the classifications based on variability. The next classification they have asked is based on controllability. Based on controllability, we can classify the cost as controllable and uncontrollable. This controllability is in hands of the management. अगर management ऐसे decisions लेते हैं या उनके उनके hands में है कि ये cost को control किया जा सकता है, that cost is called controllable. But there are certain costs which cannot be controlled. They are not in the hands of management. They are called uncontrollable cost. Please read this. The next we go to the next question, essential features of good cost accounting system. यार cost accounting system क्या है ये तो पता है, but वो cost accounting system कब good होगा, when it will be said that this is a good cost accounting system. The cost accounting system will be good only if it is informative, यानी जो चाहिए वो information का output निकलता है उसमें. And the next thing is it has to be simple to understand, user friendly होना चाहिए. Next is accuracy. The data, the output that we receive from it should be accurate enough. Next is support from management and subordinate. Cost accounting system ये implement तब होगा जब management इसके बारे में serious हो कि यार cost accounting system actual में होना चाहिए, right? It is financial accounting system that plays a major role in accounts. But अगर तुमको side by side cost accounting system रखना है तो management should have a serious attitude toward it. You should be having support of management and also the team members, the department subordinates working there. उनका भी support होना चाहिए तो ही तुम एक good cost accounting system अपने organization में ला पाओगे. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे नहीं आ जाता कि चलो एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया वो मैनेज करेगा. अरे वो मैनेज तो तब करेगा जब मैनेजमेंट उसको कोई अथॉरिटी देगी, वो तब मैनेज करेगा जब दूसरे डिपार्टमेंट्स उनको डेटा दे पाएंगे, राइट? तो कई बार कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको जो सपोर्ट चाहिए वो मिलता नहीं है. सो अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विल बी गुड ओनली इफ देयर इज प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट. कॉस्ट बेनिफिट, अगर मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का खर्चा 5 लाख है पर वो रखने से मेरा खर्चा 1 या 2 लाख बच रहा है तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट? 5 लाख का खर्चा करने पर 7 या 8 लाख का खर्चा बचता है तो हम समझ सकते हैं, तो कॉस्ट जस्टिफिकेशन होना चाहिए. The next is procedure. A carefully phased program should be prepared by using network analysis for introduction of the system. एक proper planning के साथ ये use करना चाहिए. And trust. As I said, management का support ज़रूरी है, management का trust, faith होना चाहिए इस system पर तो ही ये काम कर पाएगा, right? तो ये था good cost accounting system के features. You should remember the head points. It should be informative, simple, accurate, support from management and subordinate, cost benefit, procedure, and last is trust. We move on to the next question. Explain pre-production cost, research and development cost, training cost. One by one देखते हैं. Pre-production cost क्या होता है? These cost forms part of development cost incurred in making the trial production run, preliminary to formal production. These costs are incurred when new factory is in the process of establishment or a new project is undertaken or a new product line or a product is taken up. But there is no established or formal production to which such cost may be charged. Basically, जो preliminary expenses होता है वो होता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट? तुमने मशीन का खर्चा किया, राइट? फिर जब प्रोडक्शन होगा तुम चार्ज कर पाओगे.
बट उस प्रोडक्शन करने से पहले जो भी खर्चा करोगे, देयर इज नो यूनिट दैट यू हैव प्रोड्यूस सो फार, तो चार्ज किसको करोगे? तो बेसिकली जो प्रोडक्शन के पहले का खर्चा होता है, ऑल दोज आर कॉल्ड प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. द नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. यार आईफोन कैन बी अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. एवरी टाइम, एवरी मंथ इफ यू सी, कई नए नए मॉडल्स आते हैं, नए नए एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है. वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी रिसर्च करती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके नया मॉडल बना देती है, राइट. तो जो भी ये रिसर्च का खर्चा होता है, जो भी ये डेवलपमेंट का खर्चा होता है, उसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नाउ ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, because ultimately this overheads is to be recovered from the customers. Okay, so that is research and development cost. Training cost. When I employ my worker, I have to train him so that he fits in my organization, right? It's okay if he is knowledgeable, but still he needs training so that he fits in properly in my organization. I have to train my workers for using the machines that I have. I need to train my workers so that they get used to the system that I have set, right? तो ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा. तो जो भी 1 महीना 2 महीना 15 दिन whatever is your training, उसमें वर्कर को सैलरी तो देना पड़ेगा ना. वो थोड़ी फोकट में ट्रेन होगा कि हाँ भाई मैं तेरे को टाइम देता, तू मेरे को ट्रेन कर. ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू पे हिम ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल, राइट. सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड ट्रेनिंग कॉस्ट. ट्रेनिंग कॉस्ट, इट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी इनकर्स, राइट. अगर वो स्किल्ड वर्कर्स ही एम्प्लॉय कर दे, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कर्स से ही काम करवा ले, तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट बच सकता है. बट कंपनी ऐसा नहीं करती. कंपनी चाहती है कि वर्कर्स को अपग्रेड किया जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, व्हाट कस्टमर्स एग्जैक्टली वांट, आउटपुट में क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट. सो एवरी वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स दैट स्किल्ड, राइट. तो इसके लिए कंपनी खर्चा करती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग कॉस्ट. The next is discuss 4 different methods of costing along with their applicability to concerned industry. यार ये क्वेश्चन ना मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए. रीजन इज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. क्या तुमको ये नहीं पता? अरे कुछ नहीं तो इंडेक्स ही देख लो इस सब्जेक्ट का. What are the various methods of costing? Job costing, batch costing, contract costing, service costing, राइट. ये सब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग ही तो है. तो तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में उन मेथड्स का नाम लिखना है और उनको एक्सप्लेन करना है. जैसे अगर तुम लिखते हो जॉब कॉस्टिंग, सो जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू दोज प्रोडक्ट्स वेयर the product is customized, it is done as per the specification of the customer, every product is unique. The example that I gave in my class was of the cake shop, राइट, जहां पर हर एक केक का कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर फ्रेंड्स. मेथड का नाम, एक्सप्लेनेशन एंड राइट वेयर इट इज एप्लीकेबल. द नेक्स्ट वुड बी बैच कॉस्टिंग, वेयर द प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म, राइट. 10 लाख यूनिट्स बना दो, सारे यूनिट्स एक जैसे ही होंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बैच कॉस्टिंग यूज हो सकता है. Next is contract costing. The people who are into civil construction, they can use this method of costing called contract costing. Then is service costing. People who are under service industry like hospitals, hotels, transport of passengers, transportation of goods, तो उन लोगों के लिए service costing applicable है because they provide services and not goods. So this is how the method of costing question can be answered. The next is explain profit center and investment center. Profit center क्या है? जैसे हमने पढ़ा cost center, location where cost is incurred is called cost center. तो profit center क्या है? Location where profit is generated. अब जो profit center है उसमें cost भी incur होगा, revenue भी generate होगा, राइट. आई रिपीट, प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट इनकर होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा. सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट प्रॉफिट इन दिस डिपार्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या है? लोकेशन वेयर वी मेक इन्वेस्टमेंट्स. द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न. अगर मैं तुमको आज मेरे 5 लाख रुपए दे दूं, तुम इन्वेस्ट कर देते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती फ्रेंड्स. तुमको उस 5 लाख को इस तरह इन्वेस्ट करना है ताकि तुम
मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सको. That is investment center, where the responsibility is not only to make investments but also to generate maximum returns. Okay, तो ये हो गया profit center and investment centers. Now question number 9. This is a very popular question जहां पर कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए जाते हैं और तुमको मेथड ऑफ कॉस्टिंग कौन सा यूज होगा उसमें ये बताना है और कॉस्ट यूनिट भी बताना है. Right? So there are so many things. Let's read this. Transport में सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज नथिंग बट सर्विस कॉस्टिंग. अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है तो पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर यूज होगा. पावर की केस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगेन पर किलोवाट, इसका तो हमने सम भी किया है. होटल में अगेन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वी चार्ज, रेंट पर रूम डे. हॉस्पिटल में अगेन सर्विस कॉस्टिंग वी हैव revenue per patient day. Steel में it is process costing where it is counted in terms of tons. Next is coal, again single costing मतलब unit costing, एक unit का cost calculate करना है per ton. Bicycles में multiple costing use हो सकता है. Multiple means we can calculate it using different methods. राइट अगर सपोज एक जैसे 10 बाइसिकल्स बन रहे हैं तो बैच कॉस्टिंग यूज कर लो. अगर कस्टमाइज बनाना है तो जॉब कॉस्टिंग यूज कर लो. राइट सो इट डिपेंड्स. जैसे तुम्हारा बाइसिकल है, नंबर लिखा है बिकॉज वी काउंट द बाइसिकल्स, 1 बाइसिकल 2 बाइसिकल. राइट इट कैन नॉट बी इन वेट्स एंड केजीज एंड टन्स. इट्स लाइक नंबर. ब्रिज कंस्ट्रक्शन इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होगा. एंड हर एक ब्रिज का एक अलग सा कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज पर यूनिट. ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन इज अगेन अ जॉब कॉस्टिंग. जैसे तुम इंटीरियर करवाओगे वैसे खर्चा होगा. सो इट इज असाइनमेंट बेस्ड. सेम विद एडवर्टाइजिंग, फर्नीचर, ब्रिक वर्क्स अगेन सिंगल कॉस्टिंग. वी डू नॉट काउंट कॉस्ट पर ब्रिक, वो तो बहुत छोटा यूनिट होता है तो वी काउंट इन लॉट्स. 1000 यूनिट्स का एक लॉट मानते हैं एंड कॉस्ट पर 1000 यूनिट इज कैलकुलेटेड. ऑयल रिफाइनिंग मिल में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है. शुगर कंपनी हैविंग इट्स ओन शुगर केन फील्ड, प्रोसेस कॉस्टिंग द काउंटिंग इज डन पर टन. टॉय मेकिंग बैच कॉस्टिंग बिकॉज एक जैसे काफी लॉट में टॉयज बनाए जाते हैं. सीमेंट में सिंगल कॉस्टिंग. रेडियो असेंबलिंग मल्टीपल कॉस्टिंग. शिप बिल्डिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. सो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, आता है. राइट बेटा ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए तुमको दिमाग चाहिए. राइट कि ये इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है, तो हम कैसे कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे और उस यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गो थ्रू इट. लेट्स मूव फर्दर. Again the same, select the types of cost in the following cases. Interest paid on own capital not involving any cash outflow. Right? This is called notional cost, imputed cost. Right? Suppose अगर मैं अपने business में 10 lakh rupees लगा देती हूँ. Right? So 10 lakhs is the capital investment that I have made. अब मुझे ये बिजनेस में कितना कमाना चाहिए, एटलीस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट तो कमा लेना चाहिए. क्योंकि अगर मैं ये 10 लाख बिजनेस में नहीं लगाती तो 10 लाख ऐसे ही पड़े रहते. अरे अगर वो ऐसे ही पड़े रहते राइट तो भी मुझे 10% जितना रिटर्न जनरेट कर देते. वैसे ही पड़े पड़े पैसे भी इंटरेस्ट तो दे ही देते हैं. राइट सो 10 lakhs के ऊपर मुझे 10% 1 लाख का इंटरेस्ट इनकम आ ही जाते. तो दिस बिजनेस शुड यील्ड एटलीस्ट दैट मच. Right, that this is imputed cost, notional cost that we take. Withdrawing money from bank deposit for the purpose of purchasing new machine for expansion purpose. अगर मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करती हूँ और अपने एक्सपेंशन प्लान में लगाती हूँ तो मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्पररी क्लोज्ड. अभी कोविड के सिचुएशन में तुमको अंदाजा तो आ ही गया रहेगा. सो मेनी फैक्ट्रीज वर क्लोज्ड बट दे वर नॉट परमानेंटली शट डाउन, दे वर टेम्पररी क्लोज्ड. तो ऐसे टेनेंट्स को अपना रेंट पे करना पड़ा. राइट तो यार ये तो शट डाउन कॉस्ट हो गया विच इज टेम्पररी क्लोजर. राइट फिर से कोविड जाएगा तो बिजनेस शुरू होगा. ओके तो वो कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा. Cost associated with acquisition and conversion of material into finished product.
तो जो भी खर्चा हम करते हैं मटेरियल खरीदने के लिए फिर कन्वर्ट करने के लिए, वो प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट. फ्रेंड्स, ये कॉस्ट मैंने तुमको समझाया था एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल सिखाते वक्त. प्रोडक्ट कॉस्ट वो होता है जो मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में इंक्लूड कर सकती हूँ, राइट. प्रोडक्ट कॉस्ट दैट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी इन्वेंटोराइज्ड एंड पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कांट बी इन्वेंटोराइज्ड. यानी उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में हम नहीं ले सकते, ठीक है. अगर मैं मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करूं तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ये ऐसा कॉस्ट है जो इन्वेंट्री में लिया जा सकता है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं लेता, राइट. तो बेसिकली अगर मैं इन्वेंट्री वैल्यू करती हूं तो मटेरियल कॉस्ट को लेती हूं तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, राइट. फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेती हूं तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, नहीं लेती हूं तो पीरियड कॉस्ट है. सो दिस इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट. देन क्वेश्चन 12, डिफाइन द फॉलोइंग इम्प्यूटेड कॉस्ट. फ्रेंड्स, ये दोबारा रिपीट हो रहा है. इम्प्यूटेड कॉस्ट इज नथिंग बट नोशनल कॉस्ट. Imputed cost are nothing but notional cost. Notional cost क्या है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. यार मुझे एटलीस्ट जो मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए है उसमें 1 लाख तो मुझे मिलना ही चाहिए, right? So this is the notional cost that I take into account when I take decisions for my business. Okay? These costs are notional. इसमें actual cash outflow होता नहीं है. Like interest on capital, payment for which is actually not made. Right? It is an example of notional cost. Capitalized cost क्या है? कैपिटलाइज कॉस्ट वो है जो पहले हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको बाद में एक्सपेंस मानकर राइट ऑफ कर देते हैं. तो दीज आर कैपिटलाइज कॉस्ट. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब इट एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस टू द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड. जस्ट रिकलेक्ट द एग्जांपल दैट आई गेव यू अर्लियर. मेरा टारगेट है 5000, मेरा खर्चा फिलहाल हो रहा है 6000. आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट टू इंश्योर दैट आई मीट माई टारगेट्स ओनली 5000. दिस इज कॉस्ट कंट्रोल. Reduction is concerned with reducing the cost. It challenges all the standards and endeavors to better them continuously. यानी हम टारगेट को ही कम करेंगे. Cost control seeks to attain lowest possible cost under existing condition. Cost reduction recognizes no condition as permanent since a change will result in lower cost. यानी कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कम करना चाहता है. अगर टारगेट 6000 होता तो 6000 चल जाता, बट जस्ट बिकॉज टारगेट 5000 है हम उसको विद इन 5000 करना चाहते हैं, राइट. तो कॉस्ट कंट्रोल एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को ही देखता है. जो रिडक्शन है, रिडक्शन वो 5000 टारगेट को ही कम करेगा. तो इट बिलीव्स दैट दिस सिचुएशन इज नॉट परमानेंट, राइट. वी कैन चेंज दिस ऑल्सो. In case of control, emphasis is on past and present. Reduction is it sees the present condition and also the future. Cost control is preventive, कि यार हमको खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए. Reduction is a corrective function, कि यार ये स्टैंडर्ड ही ज्यादा सेट कर दिया था. Control ends when targets are achieved. मैंने टारगेट सेट किया 5000, ठीक है. अगर मेरा खर्चा 4500 5000 तो ठीक है, टारगेट अचीव्ड, खत्म. और क्या कंट्रोल करने की जरूरत है. तो कंट्रोल वहीं पर खत्म हो जाता है अगर टारगेट के विद इन खर्चा हो रहा है तो. बट रिडक्शन डज नॉट एंड. इट इज नो विजिबल एंड. क्या 5000 का टारगेट है हम इसको और कम कर सकते हैं, 4500 का टारगेट हम इसको और कम कर सकते हैं, राइट. तो इट डज नॉट हैव एनी विजिबल एंड. हम कंटिन्यूसली उसको कम कर सकते हैं.
So this is the difference between cost control and cost reduction. Again, a very important question from exam viewpoint. Next, identify the methods of costing for the following. Where all costs are directly charged to specific job, तो obviously वो job costing होगा. To a group of products, यानी batch costing. Where cost is certain for a single product, तो unit costing बोल लो. Where the nature of product is complex and method cannot be ascertained, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, multiple options है, complex है, right? We use multiple costing, do as per the situation, वैसे. The next is, what is detention charges, fines, demurrage, cost of returnable containers. हमको ये समझना है. This is the last question for this chapter. Let's do it. Treatment of items in arriving at the value of cost of material purchase. पहला है detention charges, fine. ये है क्या? Detention charges and fines imposed for non-compliance of any rule or law by any statutory authority. It is an abnormal cost and cannot be included in the cost of purchase. ये एक penalty है, ये एक fine है. We cannot charge it to the cost of product. Simple reason, यार customer के वजह से थोड़ी ये penalty आया, राइट? तो अगर हमारी गलती के वजह से आया है, वी कैन नॉट चार्ज दिस टू कस्टमर. कस्टमर को हम नॉर्मल कॉस्ट यानी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए हुआ है, राइट? हियर वी आर ब्रेकिंग द लॉ, वी आर मेकिंग मिस्टेक. तो हमारी मिस्टेक का जो भी पेनल्टी है, कस्टमर कैन नॉट बी चार्ज. सो इट इज ट्रीटेड एज एन एबनॉर्मल कॉस्ट, नॉट चार्जेबल टू कस्टमर्स. Next is demurrage. It is again a penalty imposed by transporter for delay in uploading, offloading of material. Basically material delay के वजह से ये penalty होता है. Again it is an abnormal cost and cannot be included in the cost of product. The next is cost of returnable containers. ये क्या है? Treatment of cost of returnable containers are as follows. Returnable containers. If the containers are returned and their costs are refunded, then the cost of containers should not be considered in the cost of purchase. And if the amount of refund on returning containers is less than the amount paid, then only the shortfall is added with the cost of purchase. इसका मतलब क्या होता है समझो. Let's take an example. Basic necessity. हम घर पे ना ऑयल से कुकिंग करते हैं, right? And suppose you purchase that sunflower oil. हमेशा 5 लीटर्स का कैन तुम्हारी मम्मा खरीद कर लाती है, ठीक है? Now have you ever seen that 5 kgs of this containers lying? नहीं, एक खरीदा, यूज हो गया, we scrap it, ठीक है? फिर दूसरा खरीदते, फिर अगेन वी स्क्रैप इट. वो डब्बे थोड़ी जमा करते हम घर पे. तो जैसे जैसे यूज हो जाता है वी स्क्रैप दोस कंटेनर्स. अब मान लो ऑयल जो अंदर है उसका कॉस्ट है 400, बट जस्ट बिकॉज यूज में कंफर्टेबल हो, ऑयल लीक ना हो जाए, घर में और कोई कंटेनर है नहीं जिसमें हम ऑयल स्टोर कर सके, हम हमेशा कंटेनर के साथ ही खरीदते हैं, फॉर विच वी आर पेइंग 100 रुपीज एक्स्ट्रा. तो मेरे लिए टोटल कॉस्ट ऑफ ऑयल तो 500 हो गया, करेक्ट? सो फॉर मी ऑयल का कॉस्ट 400, कंटेनर का कॉस्ट 100, 500 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑयल. नाउ आफ्टर यूजिंग दिस 5 kg, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द कंटेनर? मैं उसको स्क्रैप करती हूँ. अगर मैं स्क्रैप करती हूँ और मुझे स्क्रैप वैल्यू मिला लेट्स से 50 रुपीज, तो यार 500 रुपया मैंने खरीदा था टोटल, उसमें से 50 रुपीज तो रिकवर हो गए. So what is the difference, friends? 450 rupees is the net cost. So this is how the cost of returnable customer is to be taken. अगर तुम स्क्रैप नहीं करते तो तुम अगर रिटर्न कर देते हो, किसको? शॉप वाले को. वो शॉप वाला बोलते ठीक है आप यूज करके मेरे को कंटेनर रिटर्न कर देना, मैं कंपनी में वापस भिजवा देता हूँ. ओके, अभी तो तुमको पूरे 100 रुपए देने पड़ेंगे, बट जब तुम रिटर्न करोगे तो तुमको 50 रुपीज वापस मिलेंगे, ठीक है? तो मेरे लिए नेट कॉस्ट कितना हो गया? 450, राइट? तो तुम स्क्रैप करो, रिटर्न करो, इफेक्ट सेम ही रहेगा. सो इफ देयर इज the situation where you can return the containers, the cost of containers is not your cost क्योंकि वो वापस मिल जाता है.
बट अगर तुमको 100 रुपीज देने पर सिर्फ 50 रुपीज ही रिटर्न आते हैं, तो बैलेंस 50 रुपीज इज चार्ज टू द कॉस्ट. इन दिस केस आई विल से दैट माई ऑयल कॉस्ट इज 450. गॉट इट फ्रेंड्स? सो दिस इज कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स. एक जस्ट बता देती हूँ इसका फिर से एक बार. मैंने 400 का ऑयल खरीदा, 100 रुपीज कंटेनर कॉस्ट, मैंने शॉपकीपर को दिए 500 रुपीज. ठीक है, उसने बोला रिटर्न कर देना कंटेनर. मैंने बोला ठीक. अगर रिटर्न करने पर वो मुझे पूरे 100 रुपए दे देता है, तो यार मेरे लिए तो कंटेनर का कॉस्ट हुआ ही नहीं. फॉर मी देन ऑयल कॉस्ट इज 400. बट अगर मैं रिटर्न करने गई, उसने मुझे सिर्फ 50 रुपए वापस दिए, तो यार सिर्फ 50 रुपए वापस आए, तो फॉर मी द ऑयल कॉस्ट इज 450. ठीक है, तो इसलिए इधर लिखा है इफ द amount of refund on returning the container is less than the amount paid, then only shortfall, that is balance 50 rupees, is added to the cost. Friends, these are the most important questions of chapter 1 and 2, that is introduction to cost and management accounting and cost sheet. I hope you have studied, I hope you have understood this, right? We'll go further then in the next chapter, that is overheads and absorption costing. फ्रेंड्स, ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछते हैं. बट अगर उनको थियोरी पूछना है, देन दीज क्वेश्चंस आर द फेवरेट एग्जामिनर्स क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, इन विच सिचुएशन ब्लैंकेट रेट इज टू बी यूज्ड एंड व्हाई. तो सबसे पहले तो ब्लैंकेट रेट समझते हैं. वी नो दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट and we also know when to use which rate. But friends, अगर हम पूरी कंपनी के लिए सारे ओवरहेड्स के लिए एक ही रेट यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लैंकेट रेट, where all the overheads are absorbed using single absorption rate. Let's read it. Blanket overhead rate is one single overhead absorption rate for the whole factory. It may be computed by overheads cost of the whole divided by total units of the selected. The selected base can be output, labor hours, machine hours. As I said, we know that there are 6 absorption rate. तो कोई भी एक यूज कर लो, बट सारे overheads के लिए बस वही एक रेट. There is no departmental rate, there is no machine hour rate, right? पूरी कंपनी के लिए एक ही रेट है, that is called blanket rate. ये कब यूज करना चाहिए? यार अगर तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट हो, तो सारे overheads एक ही प्रोडक्ट से तो रिकवर करने, तो इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज ब्लैंकेट रेट. बट अगर तुम्हारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जिसको बनाने का प्रोसीजर अलग है, जिसका नेचर अलग है, और तुमने ब्लैंकेट रेट यूज कर दिया, दैट मीन्स यू आर चार्जिंग यूनिफॉर्म ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट. इन दिस केस इट विल मिसलीड यू. इन दिस केस यूजिंग ब्लैंकेट रेट वुड बी अ डिजास्टर. कॉस्ट डिस्टॉर्शन हो जाएगा फ्रेंड्स. तो ब्लैंकेट रेट तभी यूज करो जब भी सिंगल प्रोडक्ट है तब. अदरवाइज ब्लैंकेट रेट इज नेवर रिकमेंडेड. ओके, we proceed further. Distinguish between cost allocation and cost absorption. अगर मैं कोई कॉस्ट को डिपार्टमेंट को चार्ज करती हूँ, right, that is called cost allocation. Let's read it. Allocation is allotment of whole item of cost to the cost center or a cost unit. In other words, it is process of identifying, assigning, allowing cost to a cost center or a cost unit. The best example that I could give is while studying allocation, apportionment, reapportionment. Suppose there is an overhead called depreciation, which is 1 lakh, and all the machines are there in department B. Right? There is no other department which has any machinery. So can I say this depreciation of 1 lakh is exactly for department B only? Right? तो ये है cost allocation. पूरा cost एक ही concerned department को charge कर दिया. Cost absorption क्या है? Cost absorption means absorbing all the overheads allocated a portion over particular cost center production department by using units produced. यानी मैं absorption rate निकालती हूँ, आया 100 per unit. That means I'm going to absorb 100 rupees in that product, and that product will recover 100 rupees from the customer. So charging cost to the product is cost absorption, and charging cost item to a cost center is cost allocation. Okay.
एक्सप्लेन सिंगल एंड मल्टीपल ओवरेज रेट। यार सिंगल रेट तो अभी हमने देख लिया, ब्लैंकेट रेट वो सिंगल रेट ही होता है। व्हाट इज मल्टीपल एब्जॉर्प्शन रेट? व्हेन योर कंपनी इज डीलिंग इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स or it is having department which is carrying out different types of activities, then you can't have a single absorption rate. You need to have labor hour rate for the labor department, machine hour rate for the machining department. So hence these are called multiple rates. Okay. Further, how would you treat the idle capacity cost in cost accounts? Friends, idle capacity होता क्या है वो तो समझो। अगर तुम्हारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 1 लाख, so this is total capacity, and you are actually using 80,000 only, so this is the actual capacity. 20,000 capacity remains unused, so this unused capacity is called idle capacity. अब ये idle क्यों है? यार ये मशीन की कैपेसिटी 1 लाख है, राइट? कंसिडरिंग दैट कि मशीन 365 डेज काम करेगा, शिफ्ट में 9 आवर्स है तो पूरे 9 आवर्स काम करेगा, राइट? तो 365 डेज 9 आवर्स इन द शिफ्ट वो कैलकुलेशन में ठीक लगता है, बट प्रैक्टिकली 365 डेज काम करना इम्पॉसिबल है। 9 आवर्स का अगर शिफ्ट है तो 1 घंटा तो कोई बंदा रिलैक्स करेगा ही ना, राइट? तो वो है नॉर्मल आइडल। यार हम उसका कुछ नहीं कर सकते, कस्टमर को चार्ज कर दो चलेगा, ठीक है। बट अगर वो सब चीजें कंसिडर करके भी तुम 90,000 तो बना ही सकते हो। मान लो 52 संडेज निकालिए, 1 घंटा रोज का लंच टाइम निकाल लिया, तो भी तुम्हारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलता है कि 90,000 तो बना ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन दिस केस यू आर नॉट डूइंग दैट मच ऑल्सो विच इज अचीवेबल, विच इज पॉसिबल। देन इन दैट केस तुम्हारा जो आइडल है वो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है। तुम कर सकते हो पर तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो यार, राइट? या फिर कुछ ऐसे रीजंस है जिसमें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते बट नहीं हो रहा है। सो आइडल कैपेसिटी जो है, इट कैन बी ईदर नॉर्मल आइडल कैपेसिटी विच इज जेन्यून, एंड which is other thing can be abnormal idle capacity which you cannot charge to customers, right? तो वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आइडल कैपेसिटी क्यों है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। लेट्स रीड दिस। It is that part of capacity of plant, machine, equipment which cannot be effectively used in the production. Idle capacity may arise due to lack of demand, non-availability of material, shortage of labor, shortage of power. Costs associated with idle capacity are mostly fixed. These costs remain unabsorbed, unrecovered due to underutilization of plant or service capacity. Idle capacity are treated in following ways. If it is due to unavoidable reasons, like I said, lunchtime you cannot avoid it. 52 Sundays, can you avoid this? No. If it is due to unavoidable reason, a supplementary overhead rate can be charged to recover the idle capacity cost. If it is due to avoidable reasons, यानी एबनॉर्मल है, तुम कर सकते थे अवॉइड पर तो फिर भी तुमने नहीं किया, कैपेसिटी को जानबूझ के वेस्ट किया, देन सच कॉस्ट कैन नॉट बी चार्ज टू कस्टमर, इट शुड बी चार्ज टू costing profit and loss account. And if it is due to trade depressions being again abnormal, then it should be charged to costing profit and loss account. तो फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कैपेसिटी। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखने का, अगर कुछ भी नॉर्मल है, जेन्यून है, तो हम कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं, बट अगर कुछ भी एबनॉर्मल है तो हम कस्टमर को नहीं चार्ज करेंगे। वी विल बेयर द लॉस, ऑलवेज ट्रांसफर सच लॉस टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Next is indicate the base or basis that you would recommend to apportion overheads cost to production department. यानी जैसे ये सप्लाईज है तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो एक्चुअल सप्लाईज मेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी इसने 2 बार ऑर्डर किया, इसने 5 बार ऑर्डर किया, तो अकॉर्डिंगली सप्लाईज का कॉस्ट हम बांट सकते हैं। रिपेयर तो कितने लेबर आवर्स गए, कितने मशीन आवर्स गए, उस पर डिपेंड करेगा लेबर का खर्च। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए होता है फ्लोर एरिया। एग्जीक्यूटिव सैलरीज आर जनरली फिक्स्ड, एक बंदे का 20,000 है तो 2 बंदे का 40,000 ऐसे होगा। रेंट अगेन डिपेंड्स ऑन फ्लोर एरिया, पावर एंड लाइट डिपेंड्स ऑन किलोवाट और हॉर्स पावर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, फ्लोर स्पेस, मीटर रीडिंग। फायर इंश्योरेंस डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। Indirect labor, it depends upon the direct labor
cost. तो ये है basis that can be used for allocation, apportionment and reapportionment of overheads. The next is explain the treatment of under over absorption of overheads. तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो भी आता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो वी नो, वी हैव डन दिस इन प्रैक्टिकल्स. देयर आर 3 मेथड्स. वी कैन ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L if it is due to abnormal avoidable reasons. If it is unavoidable, या फिर if it is due to normal reasons which you can't do, यार हो जाता है हमेशा, then in that case we use supplementary rate. And if we want to carry forward such under over absorption to the next period, we use balance carry forward method. Right friends? So with this we end the theory questions for the first 3 chapters. I hope you have understood this. In the coming videos we'll do more part of it. Thank you.